राहुल पत्थर की टीला पर बैठा अपनी नज़र से आकाश पर छाए उस बादल को देख रहा था और मन ही मन यह सोच रहा था कि कितना बेदर्दी है यह बादल, जिसने हंसते हुए आकाश को ढक अपनी सुंदरता को प्रकाशमय बनाकर बिखर रहा है। यही सब बातें राहुल ने मन के में हिलोरे लेती हुई उथल पुथल मचाती है। तभी राहुल की नज़र बैठी उस लड़की पर पड़ती है जो एकराता से आसमान को देख रही होती है, जैसे वह मन ही मन आकाश से कुछ बातें भी कर रही हो। राहुल चाहकर भी अपनी नज़र उस खूबसूरत लड़की पर से नहीं हटा पाता और ऐसा लगता जैसे कि उसे कोई पुराना रिश्ता हो। तभी राहुल के कानों में पहाड़ की चोटियों से टकराकर एक अधूरा वाक्य सुनाई पड़ता है, राहुल जल्दी चलो बारिश। और इसी अधूरे वाक्य को पूरा करने में राहुल मग्न हो जाता है। तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और राहुल उस अधूरे वाक्य को छोड़कर भागते हुए पहाड़ की एक गुफा में छुप जाता है। फिर अचानक उसके मन में उस लड़की का ख्याल आता है। वह सोचता है पता नहीं इस मूसलाधार बारिश में वह लड़की कहाँ होगी। तभी उसे अपनी नज़र के सामने वह लड़की खड़ी मिलती है। राहुल चाहकर भी अपनी जुबान खोल नहीं पाता। वह लड़की वहीं पर खड़ी होकर बारिश में भीगती हुई अजमस में एकटक राहुल को निहारती हुई स्वीकृति की अपेक्षा में बाट जोहाती है। राहुल उसकी आंखों को पढ़ते हुए भी उसे गुफा के अंदर बुलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। फिर भी अंतर्मन की आवाज़ को प्रकृति का आदेश मानकर अपनी कांपती हुई जुबान से बोल पड़ता है, प्लीज अंदर आ जाइए ना, आप भीग रही है। राहुल की बातों का लड़की पर कोई असर नहीं पड़ता। राहुल को ऐसा लगता मानो वह अभी भी कुछ सवाल आकाश से पूछ रही हो। फिर भी राहुल दोबारा बोल पड़ता है, देखिए आप पूरी तरह से भीग चुकी है, प्लीज अंदर आ जाइए ना, जब तक कि बारिश खत्म नहीं होती। देखिए ना कितनी जोरी से बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है, जो सो अलग ऐसे में तो आप बहुत परेशान हो जाएगी। तबीयत बिगड़ गई तो कितना महंगा पड़ेगा। अब राहुल उसके कंधे पर हल्के हाथ स्पर्श करते हुए बोल उठता है कि क्या आप सोच रही है, प्लीज अंदर छुप जाइए। राहुल के स्पर्श से लड़की का चंद्रभाग होता है। एक पल के लिए लड़की राहुल को निहारती है, फिर कुछ सोचती है, गुफा के अंदर आ जाती है। राहुल को कुछ जगह देकर बोल पड़ता है, प्लीज यहाँ बैठिए। लड़की संकुचा कर सोचती हुई खड़ी हो जाती है। राहुल भाप जाता है कि गुफा के अंदर मैं हूँ, इसलिए लड़की बैठना नहीं चाहती और बोल पड़ता है, आप बैठिए, मेरे अंदर रहने से अगर कोई आपको परेशानी है तो मैं बाहर चला जाता हूँ। राहुल जैसे ही मुड़ता है बाहर जाने के लिए, तभी लड़की राहुल का हाथ पकड़ लेती है। राहुल लड़की का स्पर्श पाकर अपना नियंत्रण खो देता है, मानो उसे सच में बिजली का झटका लगा हो। शायद यह सच ही था राहुल के जीवन में किसी लड़की का यह स्पर्श था जिसे पाकर वह विचलित होते हुए भावविह्वल हो जाता है। इसलिए इस स्पर्श से राहुल को प्यार की एक अनुभूति, एक खुद्दत एहसास होता है और लगता है जैसा कि जन्मों का रिश्ता इस स्पर्श से जुड़ा है। और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है कि उसका दाहिना पाँव फिसल जाता है और वह फिसलते हुए लड़की के कंधों से जा लगता है। स्वयं को झटके में हटाते हुए राहुल सॉरी बोलते हुए अलग हटता है, पर वह शर्मिंदा है। इस बात का लड़की माप जाती है और बोलती पड़ती है, कोई बात नहीं, यहीं पर मेरे साथ बैठ जाइए। लड़की की बातें सुनकर राहुल बैठ जाता है और बातों की बातें में लड़की राहुल के कंधे पर सर लेकर कब हो जाती है पता नहीं चलता। राहुल भी थका हुआ अपने सर को गुफा की आड़ लिए आंखें बंद कर लेता है। आंखें जब खुलती है तो चारों तरफ चिड़िया की चहचहाने की मीठी आवाज़ कानों की हलचल मचाती है। एहसास होता है कि सुबह हो चुका है और चारों तरफ हरियाली भी दिखाई पड़ने लग जाती है। धीरे धीरे प्रकाश की किरण छनकर लड़की के गेसों के हंसालता हुआ जान पड़ता है। कुछ पल के लिए राहुल को जलन सा होता है और तभी लड़के के गुलाब की पंखुड़ी ओटों पर पानी की संवरती दिखाई पड़ती है। राहुल इकट्ठे लड़की को देखता रह जाता है, लेकिन लड़की की खूबसूरती की गिनती कम नहीं होती। राहुल चाहता कि वक्त यहीं ठहर सा जाए और जिंदगी का हर पल इतना की खुद अनुभूति के लिए गुजरता। तभी लड़की मस्त नई लेती हुई अपनी आंखों खोलती है और अपना सर राहुल के कंधे पर पाकर झट हटाती है और सॉरी बोलती है। राहुल हल्का मुस्कुराता हुआ बोलता है, दोस्ती में सॉरी नहीं इमाम साहब, सारी रात मेरे कंधों का तकिया समझाकर सोए, अपना जुर्माना तो भरना पड़ेगा। अब गुफा के अंदर पूरी तरह धूप जाग चुका होता है। लड़की बाल झटकाते हुए मुस्कुराते हुए गुफा के बाहर निकलती है और उसे मुस्कुराते हुआ देख राहुल हल्का भी मुस्कुराता हुआ बाहर निकलता है। दोनों के बाहर आते ही जैसे ना सूर्य का प्रकाश विलुप्त हो जाता है, जैसे ही कि धूप शर्मिंदा हो और चोरी पकड़ी हुई हो। गुफा के अंदर अपने गर्माहट से दोनों के मुखड़े पर किए गए स्पर्श से परंतु सूर्य विलुप्त कहाँ। उसकी थोड़ी थोड़ी झलक बादलों के आड़ से छनकर अभी भी बाहर आ रहे थे। ये तो प्रकृति का नजारा था जिसे आभास हो रहा था कि धूप जोड़ी की आहट पाकर छुप गया हो, लेकिन धूप छुपा कहाँ था, वह तो सुंदर विलुप्त कर रहा था विस्तृत हो जाने के लिए। उसे तो बेदर्दी का बादल करिश्मा ने ढक दिया था और छिपकली खेलते हुए धूप को अपनी गतिशीलता का परिचय दे रहा था। आसमान के नीचे छुप की रोशनी का छुपाने की मस्ती देख रहा राहुल बोल पड़ता है, देखो सीमा, बादल कितना सुंदर दिख रहा है। सीमा राहुल की बातों को सुन बोल पड़ती है, नहीं राहुल, ये तो बेदर्दी बादल है जो अपनी सुंदरता बिखरने के लिए सूर्य की किरणों को सुंदरता को ढक दिया है।
कभी कभी हम समझ नहीं पाते प्रकृति के रंग ढंग रूप स्वभाव निखर गुण या फिर प्रेम के ढाई आकर अपने ही आप अनुमान लगाते चले जाते हैं। प्रकृति के विचित्र रंग को देखकर कभी साफ आसमान पर सतरंगी रंग छाया बादल इंसान को शीत लगा देती है, तो फिर वही दूसरी तरफ बादल को आसमान को ढक लेना उन्हें अधूरा लगता है। ऐसा क्यों? अधूरेपन में अभिज्ञ इंसान उछलता चला जाता है, जितने के वैसे कुछ सुधारने की कोशिश करता है। बादल तो कुछ पल के लिए सूर्य की गर्मी को सुख, धरती को राहत पहुँचाने की मदद करता है, जिसे हमारे जीवन में बाहर आती है शायद। और लव बोलता है पंख होती तो उड़ जाती, मैं रसिया वो बुलामा मुझे।